चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है स्टडी ह्यूमैनिटीज़। तो आज अगर हम बात करें तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये मैं अभी इसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं, मिड टर्म्स आपके आने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को एक क्वाइट रिवीजन की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक छोटी सी रिवीजन वीडियो इन द सेंस ऑफ वन शॉट है। ये एक रिवीजन वीडियो है। आप लोग इसमें अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगी एंड आप लोगों को अगर कोई डाउट हो इसको समझने के बावजूद भी तो आप कमेंट सेक्शंस पे पूछ सकते हैं अपने डाउट। आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ के आए होंगे जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स, तो उसमें आप क्या देखोगे कि पार्टीशन जो है, जो ईयर था 1947, वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड ईयर था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टीशन का कितने कॉन्सिक्वेंसेस खराब थे। एंड उसमें आपने 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला जो चैलेंज था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाला, वो आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए कि कैसे यूनाइटेड हम लोग, कैसे हमने इतनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, कैसे रीऑर्गेनाइजेशंस हुई, किस तरीके से हमने पूरी जो इंडिया स्टेट थी, पूरी जो इंडिया कंट्री थी उसमें स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया। देन जो हमारा सेकंड चैलेंज था वो डेमोक्रेसी का था एंड थर्ड जो हमारा था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था। तो सेकंड जो चैलेंज था, वो जो सेकंड चैलेंज था इस चैप्टर में हम उस सेकंड चैलेंजेस को ही डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब डेमोक्रेसी। जो सेकंड चैलेंज था वो डेमोक्रेसी का था और इसमें हम देखने वाले हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड सिचुएशन को। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या है, एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। अब वो एक ही पार्टी कौन सी पार्टी है भाई, तो वो जो एक ही पार्टी है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो एक ही पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी। तो अगर आपको याद ना हो, अगर आपको पता हो तो हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, अभी हम पढ़ेंगे भी, तो हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों के बाद हुए थे। और कैसे एक ऐसी कंट्री जिसमें इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, कैसे इंडिया ने एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ऐसा माना जा रहा था कि डेमोक्रेसी से इलेक्शंस हो ही नहीं पाएंगे, कैसे हम लोगों ने एक डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी के थ्रू हमने एक इलिटरेट कंट्री में भी इलेक्शंस होल्ड करवाए। तो अगर आप देखोगे ना, अभी आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको लाइन टू लाइन वाइज समझाऊंगी, तो सिर्फ 15% लोग ही लिटरेट थे हमारे कंट्री में एंड जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे दे वर इलिटरेट। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इतने इलिटरेट लोग हैं, पॉवर्टी थी इतनी ज़्यादा उस समय पे पार्टीशन के तुरंत बाद, तो कैसे हमने जो है ये जो फीचर्स थे, ये जो चीज़ें थी, कैसे हमने इसको हटाया और कैसे हम लोग जो हैं हम लोग ने फर्स्ट इलेक्शन किया। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो 3 इलेक्शंस थे, 3 जनरल इलेक्शंस थे, उसमें एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी। तो हम लाइन टू लाइन वाइज समझते हैं। तो चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, तो ये हमारा सेकंड चैलेंज था जो कि हम पढ़ के आए थे ना कि 2-3 चैलेंजेस थे, तो उसमें से सेकंड चैलेंज है वो यही था। अब देखो आपको इतना आइडिया लग गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा कठिन, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कठिन सिचुएशन से निकल के आए। एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन थी जिसके हम लोग गो थ्रू कर रहे थे एंड देन उसके बाद हम लोगों ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। अब देखो जब हमने इंडिपेंडेंस पा ली थी, अब आप देखोगे कि उसमें हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे नेशन बिल्डिंग के। देयर वर क्वाइट 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, दैट इज पहला हम पढ़ के आए थे यूनिटी इंटीग्रिटी, सेकंड हमारा डेमोक्रेसी एंड थर्ड हमारा जो था वो हमारा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला है वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। अभी आप सेकंड चैलेंज को पढ़ने वाले हो डेमोक्रेसी के बारे में। तो अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में हमने डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया। एक सीरियस चैलेंजेस उस समय ये भी था कि बहुत सारे पूरे वर्ल्ड का अगर हम सिनेरियो तो देखें तो वर्ल्ड में क्या था कि वर्ल्ड में जो लोग कॉलोनी थे, तो अभी वो लोग जो हैं, जो कॉलोनीज थी या जो लीडर्स थे, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अपनी कंट्री डेमोक्रेटिकली चलानी है या नॉन डेमोक्रेटिकली।
उन्होंने कहा था कि उनका फर्स्ट एम वर्ल्ड में ये माना जा रहा था कि उनका फर्स्ट एम नेशनल यूनिटी है और उनको अभी डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं अपनाना चाहते हैं। मतलब ऐसे ही उन्होंने साफ साफ तो मना नहीं किया, बट उनको ये था कि अगर हम डेमोक्रेसी लाएंगे तो यूनिटी पे खतरा होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पीपल की गवर्नमेंट है और पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं पहली बार इलेक्शंस रखने में। तो जो वर्ल्ड था वो ये डिसाइड कर रहा था कि उसको डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है कि नहीं करनी है, और उनका ये मानना था कि हमारा फर्स्ट एम जो है वो नेशनल यूनिटी है, तो कैसे डेमोक्रेसी को लाया जाए। देयरफॉर बहुत सारी कंट्रीज जो थी अभी कॉलोनियलिज्म को फेस करके आई थी, और अब कॉलोनियलिज्म फेस करा पहले, अब नॉन डेमोक्रेटिक रूल फेस करेंगे। क्या फायदा हुआ आपको कॉलोनियलिज्म से निकलने का जब आपको नॉन डेमोक्रेटिक ही बनानी थी कंट्री, तो ठीक है। तो वेरियस फॉर्म थे, इट टुक वेरियस फॉर्म, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वन लीडर। यहाँ पे आप देखो कि कॉलोनियलिज्म से निकल के आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रीडम पाली सब हो गया। डेमोक्रेसी से निकलने के आने के बावजूद, कॉलोनियलिज्म से निकलने के आने के बावजूद भी नॉन डेमोक्रेटिक रूल फेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखो वन पार्टी रूल और डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आर्मी रूल, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। ये जो 4 लाइन है ना, इसमें ये बताया हुआ है कि ये वाला कि नॉमिनल डेमोक्रेसी थी पर एक लीडर का, मतलब डेमोक्रेसी है पर एक ही लीडर का रोल है, कंट्री का रूल है पूरा, मतलब एक ही लीडर रूल कर रहा है, या एक ही पार्टी रूल कर रही है, या डायरेक्ट आर्मी रूल भी है, या नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स भी सिचुएटेड हैं। तो मतलब उन्होंने ये कहा था जो भी कंट्रीज होती थी ना, वो जब कॉलोनियलिज्म से फ्री हो रही हैं या किसी भी सिनेरियो में वो देखा जाए, तो वो पहला जो प्रॉमिस थी वो यही करती थी कि आपकी जो सिचुएशंस हैं, आप लोगों को, ये लोग सिटीजन से ये प्रॉमिस किया जाता था कि डेमोक्रेसी को रिवाइव किया जाएगा। बट हम देखते हैं कि नहीं होता था ऐसा, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक रूल बना लिया जाता था, या तो डायरेक्ट आर्मी रूल हो जाता था, या नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स पड़ जाते थे, या नॉमिनल डेमोक्रेसी है बट इफेक्टिवली कौन रूल कर रहा है, एक लीडर ही रूल कर रहा है। तो ये सब सिचुएशंस हमें देखने को मिली वर्ल्ड में। इंडिया की भी सिचुएशंस कोई अच्छी नहीं थी, इंडिया में भी यही था, कॉलोनियलिज्म से फ्री हुआ था, अब देखना था कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना है कि नहीं। बट एक चीज जो इंडिया की अच्छी थी वो ये थी कि जो हमारे इंडिपेंडेंट लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड का तरीका नहीं अपनाएंगे। आप आगे भी चैप्टर्स में पढ़ोगे कैसे हमने नॉन अलाइनमेंट जो है एक मोटिव, एक पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, एक मूवमेंट चलाया था, जो कि ये भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो से बिल्कुल अलग था, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि हम किसी भी कैंप को नहीं अपनाएंगे, हम तो नॉन अलाइनमेंट को जाएंगे। ऐसे ही इस सिचुएशन में देखा जाए तो लीडर्स ने, जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, उन्होंने क्या कहा, जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम तो डीपली कमिटेड हैं टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। भाई हम तो डेमोक्रेसी अपनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने मेहनत के बाद हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाया है, जब से हमारे कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स चल रही हैं। अब हमारे को जब कॉलोनियलिज्म से छुटकारा मिला है तो हम तो डेमोक्रेसी अपनाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। अब ये जो डेट्स है ना, यहाँ आप याद करके जाना, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, आपके हाफ ईयरली मिड टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949, साइन किया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, साइन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया। तो मैं इसको लिख के दे देती हूँ, आप लोग को याद भी हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले अडॉप्ट की बात करेंगे तो अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि साइन कब हुआ, तो साइन कब हुआ था, साइन हुआ 24 जनवरी 1950, एंड हमारा इफेक्ट में कब आया, इफेक्ट में आया हमारा 26 जनवरी 1950। तो ये 3 डेट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ये अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, अब क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक चीज जरूर डाली थी, हमने एक रूल डाला था, एक वो डाला था कि हम डेमोक्रेटिक रहेंगे, हम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को अपनाएंगे। अब जब हमने ये डाला है तो अब हम ये डाल चुके हैं, रूल्स बना चुके हैं, अब हमें मैकेनिज्म लाना है जिससे हम ये चीज फॉलो कर पाए। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब हो गया हमारा, टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस समय पे इंटरिम गवर्नमेंट थी इंडिया में।
और ये नेसेसरी था कि आप हमें फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट लानी है। तो क्या किया गया, 1950 में एक इलेक्शन कमीशन बनाई गई। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई? इलेक्शन कमीशन बनाई गई इलेक्शंस के जो सिनेरियो है, इलेक्शंस हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको देखने के लिए। अब इलेक्शन पहली बार होने वाला था, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था ये इंडिया में, तो इसको मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट था। और वैसे भी हमें भी पढ़ेंगे कि कैसे इतनी इलिटरेट डेमोक्रेसी होने के बावजूद इंडिया में जो इलेक्शन थे वो सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1950 में। जो फर्स्ट हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने वो बने सुकुमार सेन। और कंट्री, मतलब पहले तो ये सोचा गया था कि इलेक्शंस जो हैं वो 1950 में ही हो जाएंगे। मतलब जिस साल इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया, इलेक्शन कमीशन को जनवरी 1950 में सेटअप किया गया, फिर सोचा, और फिर उसके बाद उनका हेड भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिए गए, किसको, सुकुमार सेन को। अब ये था कि भाई इलेक्शन कमीशन बन गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि इसी साल 1950 में ही इलेक्शन हो जाएंगे। पर नहीं, 1950 में इलेक्शंस नहीं हो पाते। इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक, जिनको हम 1952 इलेक्शंस ही कहते हैं। तो मतलब 1950 में इलेक्शन कमीशन बनी और इलेक्शंस कब हुए, 1952 में हुए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब देखो, एक चीज़ आपको पता होगी मेरे ख्याल से, इतना तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन में 3 वो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो ये क्या होती है, ये बॉडी, ये 3 लोगों से कंस्टिट्यूट होकर ये इलेक्शन कमीशन की बॉडी बनती है। तो ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब देखो, इलेक्शन कमिश्नर, अब इलेक्शन कमीशन बन गई। अब इलेक्शन कमीशन को पूरा मैटर जो था इलेक्शन का वो फैसिलिटेट करना था। अब उसमें क्या देखा इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन को ये पता चल गया था कि ऐसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस को होल्ड कराना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उनको ये पता चल गया था कि इंडिया की साइज इतनी बड़ी है, इतना साइज बड़ा, ऊपर से कंट्री में सिचुएशंस भी उतनी अच्छी नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों, बहुत समझदार हों, तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं है। तो पहला चैलेंज जो इलेक्शन कमीशन ने फेस किया कि फ्री फेयर इलेक्शंस कैसे करवाए जाएं। दूसरा क्या हुआ, अब भाई इलेक्शंस तो करवाने हैं, अब इलेक्शंस करवाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करना होगा। आप 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के आए होंगे कि एक कमीशन थी जो कि बाउंड्रीज को ड्रॉ करती थी। आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी कमीशन थी जो कि क्या करती थी, बाउंड्रीज को ड्रॉ करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करती थी। तो पहला क्या था, इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहला प्रॉब्लम फेस किया कि उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड कराने थे। दूसरा क्या था, उसको ये था कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करने के बाद एक उसको इलेक्टरल रोल भी बनाना था या लिस्ट ऑफ सिटीजन्स भी बनानी थी। ठीक है, तो क्या होता है देखो, हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्री फेयर इलेक्शंस, फिर क्या हुआ, ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज, फिर उसको एक इलेक्टोरल रोल भी बनाना है या लिस्ट भी बनानी है सिटीजन्स की जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों टास्क करने में, बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में और लिस्ट प्रिपेयर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और जब फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ था ना, तो उसको रिवाइज किया गया था। क्या हुआ था कि पहली बार ड्राफ्ट हुआ, पहली बार लिस्ट निकाली एलिजिबल वोटर्स की। अब जो मेल का नाम था ना वो तो अच्छे से लिखा गया, पर ये देखा गया कि जो वुमेन्स थी, 40 लाख वुमेन्स थी जो कि एलिजिबल थी, उनका नाम कैसे लिखा गया, मदर ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेल है जिसका नाम है राजेंद्र। अब राजेंद्र की जो वाइफ है उनका नाम है हेमलता। मैंने बहुत पुराने ज़माने के नाम लगे हैं पर कोई बात नहीं। तो अब हेमलता का नाम कैसे लिखा गया, हेमलता का नाम हेमलता नहीं लिखा गया, हेमलता का नाम लिखा गया वाइफ ऑफ राजेंद्र, वाइफ ऑफ राजेंद्र। तो ये ना ऐसे करके जो है पोल में लिस्ट बनाई गई वोटर्स की। तो इसमें वुमेन्स का नाम ऐसे लिखा गया वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से रिवाइज करा गया, इसको रिवाइज करा गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन एंट्रीज को रिफ्यूज कर दिया था लेने के लिए, तो इसका रिवीजन हुआ। तो पहले जो जनरल इलेक्शन था उसको एक मेमोद एक्सरसाइज, मेमोद आपको पता होगा तो एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है जो कि हाथी से भी मतलब खूब लंबा चौड़ा पहले के ज़माने में मतलब चलता था, अब तो देखने को भी नहीं मिलता, होता ही नहीं है, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो लोग। तो मेमोद एक बहुत मतलब मेमोद एक्सरसाइज एक तरीके का आप कह लो कि इतना कठिन काम था, इतना बड़ा काम था कि संभालने में भी प्रॉब्लम थी। तो कोई भी इलेक्शंस, नॉट इलेक्शंस हैव कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर, कोई भी इतनी लार्ज स्केल में कभी भी इतना बड़ा इलेक्शंस हुआ ही नहीं था उस समय तक। अब उस समय में क्या था, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं।
जिसमें जिनको क्या करना है 3200 एमएलए को इलेक्ट करना है एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करना है, जिसमें से 15% ही एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि मतलब एलिजिबल वोटर्स हैं, ऐसे जो एलिजिबल वोटर्स जो कि लिटरेट हैं। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन को कुछ स्पेशल मेथड देखना था। मतलब क्या है, अब देखो मैं बताऊं, अब देखो उस समय पे जब हमारी इंडिया की बात करें तो उस समय 17 करोड़ वोटर्स थे जो कि एलिजिबल थे। एलिजिबल वोटर्स मतलब 18 साल से प्लस के हैं। अब ये 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स तो हैं, बट इनमें से सिर्फ 15% ही क्या है, लिटरेट हैं। 15% लिटरेट हैं। उसके बाद ये जो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, इनको क्या करना है, इनको 3200 एमएलए और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा के इलेक्ट करना है। अब क्या था, सिर्फ क्योंकि 15% लोग ही लिटरेट थे, अब जो 15% लोग हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनको कैसे ये प्रोसेस समझाया जाए। अब उनको ये प्रोसेस कैसे समझाया जाए, कैसे एक इजी मेथड लाया जाए जिससे इनको समझ में आ जाए, क्योंकि इलिटरेट है, इतनी समझबूझ नहीं है, इतनी सोचने की क्षमता नहीं है। तो एक सबसे इजी जो मेथड निकाला गया वो निकाला गया, हम लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या चूज किया, एफपीटीपी सिस्टम चूज किया फॉर इलेक्शन। पोलिंग वगैरह के लिए इलेक्शन कमीशन ने एफपीटीपी सिस्टम चूज किया। अब उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने और क्या किया, और इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को और स्टाफ को इलेक्शंस करवाने के लिए ट्रेन किया। ठीक है, तो ये कंट्री का ही साइज नहीं था कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम था इसको वो अनयूजुअल बना रहा था कि कंट्री का साइज इतना बड़ा है, इलेक्शन कैसे होंगे, यही एक कारण नहीं था, बल्कि फर्स्ट जनरल जो इलेक्शन इंडिया में हो रहे थे ना, वो फर्स्ट बिग टेस्ट था डेमोक्रेसी का एक पुअर लिटरेट कंट्री में। मतलब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक पुअर और इलिटरेट कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो सकती है। तो ये एक जो हमारा इंडिया का इलेक्शन था ना, वो यूनिक इसलिए नहीं था कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि एक पहला टेस्ट था डेमोक्रेसी और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी का अडॉप्ट होने का। ठीक है, और अभी तक अगर देखें, इस समय की बात करें जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था डेमोक्रेसी, उससे पहले की बात करें तो उससे पहले सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जैसे यूरोप, प्रॉस्पेरस कंट्रीज थी, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें सब लोग ही लिटरेट होते हैं जहाँ तक, तो वही कंट्रीज डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती थी। बट ये पहला था, इंडिया ने अपना पहला अटेम्प्ट बनाया पुअर और लिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का। सो ये यूनिक सिस्टम था। ठीक है, अब देखो, पर एक चीज और हमारी एक्सपेरिमेंट की एक अच्छी चीज थी कि यूरोपियंस ने या हमारे नॉर्थ अमेरिकन्स ने अभी तक क्या था, वुमेन्स को राइट नहीं दिए थे वोटिंग के लिए, बट इंडिया ने वुमेन्स को भी राइट दिए थे। जो एलिजिबल वुमेन्स थी जो एलिजिबल वुमेन वोटर्स थी उनको राइट दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग मशीन्स हैं। यहाँ पे यही बताया हुआ कि कैसे जो वोटिंग मशीन थी वो पहले कैसी होती थी, अब कैसी हैं। ईवीएम के बारे में बात करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये रीड कर लेना, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ पे हमें 2 मैगजीन्स के बारे में बताया हुआ है। देखो, एक तो क्या था कि एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर। अब ये सब सिचुएशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने पूरा सेटअप कर लिया, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन कर दिया, ठीक है, और सिस्टम चूज कर लिया कि कौन सा यूज करना है, फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए जो चैलेंजेस थे वो भी सॉल्व करने की कोशिश करी, रिवाइज कर दिया पूरा सिस्टम, सब कुछ हो गया। अब पहला टेस्ट था, अब ये पहला टेस्ट था हमारा, तो ये जो पहला टेस्ट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और रिस्की था। तो एक इंडियन एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक सबसे बड़ा बिगेस्ट गैम्बल है हिस्ट्री में। ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन है, इसने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय पे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे आप, एक तरीके से बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सन थे, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू को अगर ये फेलियर हुआ, हमारा मतलब ये था कि इलेक्शंस आप तो करवा रहे हो, पर अगर ये इलेक्शंस फेल हो गए तो जवाहरलाल नेहरू जी को सबके सामने कन्फेस करना होगा कि हाँ ये फेलियर हुआ है। ठीक है, एक ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उन्होंने कहा कि एक फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेड एज विल व्यू विद एस्टॉनिशमेंट एंड द अपसेट फॉर्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वेट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। कैसे आप देखो कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था कि कैसे बोला गया कि अब इलेक्शंस होने लगे हैं, इलिटरेट लोगों की कंट्री में भी इलेक्शंस होने लगे हैं, ये सब बोल के कमेंट किया गया। और हमारी खुद की कंट्री में भी हमने ये देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी को ये कहा गया कि अगर ये जो इलेक्शंस हैं ये फेल होते हैं तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि ये इलेक्शंस फेल हुए हैं। फिर ये देखा गया कि क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन कब सेटअप हुई 1950 में, बट इलेक्शंस पोस्टपोन्ड हो गए, क्योंकि भैया आपने देखा था कि जो पोलिंग लिस्ट बनाने में ही कितना टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पोलिंग लिस्ट वगैरह बनाने में।
पहले इलेक्शंस में, तो इसलिए बहुत टाइम लगा। हमारे इलेक्शंस हुए अक्टूबर 1951 से लेके 15 फरवरी 1952 को। बट अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, तो आप बताएंगे 1952 में हुए थे, क्योंकि जो ज़्यादातर जो इलेक्शंस हुए ना वो जनवरी 1952 में ज़्यादा इलेक्शंस हुए, मतलब ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलेक्शंस हुए 1952 में जनवरी में हुए, तो इसलिए 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को माना जाता है। तो 6 महीने हमें लगे थे कैंपेनिंग में, पोलिंग में और रिजल्ट निकालने में। और जब रिजल्ट निकल के आया तो रिजल्ट तो आपको पता ही है कि कांग्रेस जीती, पहले जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस जीती। पर एक चीज़ ये थी कि हमारे डेमोक्रेसी में जो लूजर्स थे ना, उन्होंने भी शांति से ये रिजल्ट को एक्सेप्ट किया था। ये ऑब्वियस भी था कि कांग्रेस जीतेगी, बट हमारे यहाँ ये देखा गया कि पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा था, सब लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। उसके साथ हमने ये भी देखा कि हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स इलेक्शंस के दिन पे आके उन्होंने वोट भी किया, और रिजल्ट जब डिक्लेयर हुए तो वो फेयर थे। लूजर्स ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब जो हार गए थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हम हार गए, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की है। तो ये एक चीज़ थी कि कैसे आप देखोगे कि कैसे इतने हमारी सिचुएशन इतनी वो थी, फिर भी उसके खराब होने के बावजूद भी हमारे कंट्री में इलेक्शन हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस सिस्टम आ गया। कांग्रेस सिस्टम क्या, कांग्रेस पार्टी इमर्ज हो गई। अब देखेंगे हम कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिव और डोमिनेंस पार्टी बन जाती है, डोमिनेटिव पार्टी बन जाती है। वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपना एक व्यू बताया हुआ है, आप इसमें देख लेना। और ऑब्जर्वर्स भी जो थे वो भी इक्वली इम्प्रेस थे। ऑब्जर्वर्स का मतलब जो बाहर की कंट्रीज थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि एक पुअर इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी अडॉप्ट होना, इलेक्शंस इतने अच्छे तरीके से होना, लूजर्स का भी रिजल्ट को एक्सेप्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा एक फैसिनेटिंग बात थी और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉसिबल सी बात थी जो पॉसिबल करके दिखाई हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। तो फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन थे वो हुए 1952 में, सेकेंड हुए हमारे 1957 में, 57 में, एंड हमारे थर्ड जो हुए वो 1962 में हुए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इन तीन इलेक्शंस ऐसे फेस में हुए। पहला हुआ था 1952 में, देन सेकंड हुआ 1957 में, और थर्ड हुआ 1962 में। ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, अब कांग्रेस इन फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। अब यहाँ पे बता हुआ कि जो फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उसका जो रिजल्ट था ना, उसको किसी ने चौंकाया नहीं, क्योंकि सबको पता था कि भैया कांग्रेस ही जीतेगी। क्यों जीतेगी, अब जो रीजंस हैं कि कांग्रेस क्यों जीती वो देखते हैं। तो देखो, कांग्रेस जो है वो इसलिए जीती थी क्योंकि पहले तो लेगेसी जो नेशनल मूवमेंट की थी उसको उसने इनहेरिट किया था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे ना, जो कांग्रेस पार्टी में विथ इन लोग थे, वो क्या थे, वो नेशनल मूवमेंट से जाने जाते थे। तो नेशनल मूवमेंट में भी वो लोग मौजूद थे। तो इस कारण भी उन्होंने क्या किया, लेगेसी को इनहेरिट किया था। इस कारण जो कांग्रेस था वो जीता था। पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था, पहला कारण हो गया लेगेसी हो गया, और दूसरा कारण ये था, ये एक ओनली पार्टी थी जिसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री में स्प्रेडेड थी। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा विद इन होल कंट्री में ये मौजूद थी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडेड थी। मतलब एक इन्फ्लुएंसिव पार्टी हो गई। उसके बाद ये भी देखा कि जवाहरलाल नेहरू जो कि कैरिस्मेटिक पर्सन थे, एक पॉपुलर पर्सन थे, कांग्रेस के विद इन ही थे वो, मतलब कांग्रेस के लीडर थे वो, वही पीएम बने ना। फर्स्ट पीएम कौन बने, जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी कांग्रेस के लीडर थे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सन थे, पॉपुलर पर्सन थे, इन्फ्लुएंसिव पर्सन थे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस के जो कैंपेन हुए थे वो भी पूरी कंट्री में हुए थे। जब जो और पार्टीज थी उनके कैंपेन शुरू क्या, उनकी तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनी थी, जब तक क्या था, कांग्रेस पार्टी के जो थे कैंपेन स्टार्ट हो गए थे। ये एक चीज़ थी। और जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो ये देखा कि पार्टी जीती थी 364 वोट्स आउट ऑफ 489 सीट्स। 489 सीट्स थी, उसमें से 364 सीट्स कौन जीता, कांग्रेस पार्टी जीती। और सारे चैलेंजेस को पार करके कांग्रेस पार्टी जीत गई। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टी थी जिसने मेजोरिटी प्राप्त की, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी थी जिसने 364 सीट्स अपनाई, और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 16 सीट्स अपनाई। ठीक है, तो दो पार्टीज आप देखोगे कि कांग्रेस में पहले फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस में दो पार्टीज के बीच में ज़्यादा घमासान हो रहा था, जिसमें ऑब्वियस सी बात थी कि कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीती थी 364 सीट्स
जिसने टोटल जो था 489 सीट्स था और 364 सीट्स जो है हमारे कांग्रेस ने जीती और 16 सीट्स हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती। अब क्या था, स्टेट इलेक्शंस भी हुए। यहाँ पे एक मैप है, देखो यहाँ पे हमें कांग्रेस का डोमिनेशन बताया हुआ है, ठीक है, कि जो येलो वाला एरिया है ना, ये पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, असम, ये जो पूरा येलो वाला इलाका है, ये वो रूल है, वो कंट्रीज़ हैं जो कि उस समय पे किसके द्वारा रूल करी जा रही थी, कांग्रेस पार्टी का जिसमें दबदबा था। और फिर केरला में आप देखोगे कि केरला में डिफरेंट पार्टी थी, केरला में लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आप फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हो तो कश्मीर जो है उसको थोड़ा अलग पार्ट माना गया था कश्मीर और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस समय ये कहा था कि पार्लियामेंट का कंट्रोल कुछ मतलब कोई पार्टी का कंट्रोल नहीं आएगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पे। अब देखते हैं, ठीक है। तो स्टेट के लोकसभा इलेक्शंस हुए और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में स्टेट में भी और सेंटर में दोनों में किसने का दबदबा रहा, कांग्रेस का दबदबा रहा। जो कांग्रेस थी वो हर सीट मेजोरिटी सीट्स उसने जीती, पर कुछ जगहों की, कुछ स्टेट्स की वो सीट्स नहीं जीत पाया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज कांग्रेस, स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें भी मेजोरिटी सीट्स किसने जीती, कांग्रेस ने जीती, बट कुछ स्टेट्स में वो नहीं जीत पाया। कौन कौन सी स्टेट्स थी, जैसे ट्रावनकोर, कोचीन जिसको आज हम केरला कहते हैं, मद्रास, उड़ीसा। फाइनली इवन इन दीज स्टेट द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, हार गया था, इधर मेजोरिटी नहीं मिलती, फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली और पार्टी ने कंट्री में रूल किया, नेशनल में भी और स्टेट लेवल दोनों में। और ये भी पता था कि कौन लीडर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर बन गए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद। अब अगर हम मैप में भी देखोगे, अभी आपको मैंने बताया था कि कैसे आप देख सकते हो कि कांग्रेस का कितना डोमिनेंस है 1952 से 1962 के पीरियड में, ठीक है। 3 इलेक्शंस हो चुके थे, सेकंड थर्ड जनरल इलेक्शंस में। अब देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में स्टेट में और सेंटर में दोनों में किसका दबदबा है, कांग्रेस का है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें नहीं हुआ, जैसे कोचीन जिसको हम केरला कह रहे हैं, मद्रास एंड उड़ीसा में नहीं रहा, बट फिर भी कंट्रोल तो कांग्रेस का ही रहा। अब सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि 1957 और 1962 में हुए, कांग्रेस ने सेम पोजीशन रखी, अपनी सेम पोजीशन, जिसमें उसने 3/4 ऑफ द सीट्स जीती। सेकेंड थर्ड जनरल इलेक्शन दोनों में 3/4 सीट्स ने जीती। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टी कुड विन इवन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय कांग्रेस इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन। द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन अ फ्यू केसेस। क्या बताया कि पहले जनरल इलेक्शंस में 3 स्टेट्स में वो नहीं जीता, बट पूरे कंट्री में उसी का दबदबा था और ना जीतने के बावजूद भी उसने रूल किया। अब देखा गया कि सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस जब हुए तो मतलब 3/4 ऑफ द जो सीट्स थी वो अभी भी कांग्रेस के पास थी और जो अपोजिशन पार्टीज थी वो 1/10 ऑफ द सीट्स भी नहीं अपना पा रही थी। फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। अब ये केसेस कौन से थे, यहाँ पे आप देखोगे कि केरला 1957 में केरला में कौन थी, सीपीआई गवर्नमेंट थी जो कि कोalition से आई थी। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस कांग्रेस कंट्रोल द नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट। केरला को छोड़ के केरला में कौन थी, सीपीआई गवर्नमेंट थी और केरला को छोड़ के और सारी जगह पे कांग्रेस ही थी, ठीक है। जो एक्सटेंट था विक्ट्री का कांग्रेस का, वो आर्टिफिशियल बूस्ट हुआ हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। मतलब हमने देखा कि क्या रीजंस थे कांग्रेस जीता। एक कारण ये भी था कि हमारा जो ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम था ना, एफपीटीपी सिस्टम जो था, वो भी एक कारण था कि जो कांग्रेस है वो जीत जाती थी, क्योंकि उसमें एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है कि जो ज़्यादा वोट्स पहले जीत जाएगा वो जीत जाएगा, तो कांग्रेस ज़्यादा वोट जीत जाती थी और वो जीत जाती थी। और इधर क्या होता है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं होता है कि जितने प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स हो उतने प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आप पढ़ के आए हो, एफपीटीपी और हमारा जो दूसरा वाला सिस्टम था, 2 इलेक्शन सिस्टम्स थे, आप पढ़ के आए हो, उसमें आपने देखा था कि एफपीटीपी सिस्टम की क्या परेशानियां थी और क्या क्या फ़ायदे थे। तो एक फ़ायदा जो एफपीटीपी सिस्टम का था, उसने क्या किया, बेनिफिट किया कांग्रेस को जीतने में, ठीक है। अब 1952 में फॉर एग्जाम्पल हमें बताया हुआ है कि कांग्रेस ने 45% ऑफ टोटल वोट जीते थे। वोट्स उसको 45% मिले पर सीट्स उसको 74% मिली। तो हमने देखा ना कि सेम में प्रोपोर्शन नहीं होता है, जितनी सीट्स हैं उतने वोट्स मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ज़्यादा ही मिल जाती हैं सीट्स जैसे इधर मिली हैं, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट, सिक्योर मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री, बट वो जीत ही नहीं पाई, वो 3% भी सीट्स नहीं ले पाई। आप देखो कि 45% वोट्स मिले, 74% सीट्स मिल गई।
सोशलिस्ट पार्टी जो कि सेकंड मोस्ट ऐसी पार्टी थी जिसको बहुत ज्यादा वोट मिले सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इलेक्शंस की बात हो रही है, स्टेट इलेक्शंस में तो सीपीआई थी और कांग्रेस थी, और सेंट्रल इलेक्शंस में कौन है, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को 74% सीट्स मिली, और हमारे को अगर देखें तो सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट्स मिले थे, पर वो 3% सीट्स भी नहीं अपना पाया। ठीक है, ये देखा हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, द पार्टी दैट, हाँ वही हमने देखा कि पार्टी जो ज्यादा वोट जीत जाती है उसको ज्यादा सीट्स मिल जाती हैं, ज्यादा शेयर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, उसको सीट्स ज्यादा मिल जाती हैं। तो ये कांग्रेस के फेवर में रहा। ठीक है, नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने वोट किया, बट नॉन कांग्रेस डिवाइडेड थे बिटवीन राइवल पार्टीज और कैंडिडेट्स। तो नॉन कांग्रेस भी थे बट वो डिवाइडेड थे राइवल पार्टीज और कैंडिडेट्स में, और कांग्रेस का इतना दबदबा था कि वो छोटी छोटी पार्टीज उसको झेलने, छोटी छोटी पार्टीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। यहाँ पे सबसे पहले हमें सोशलिस्ट पार्टी बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार। सोशलिस्ट पार्टी को देखें तो सोशलिस्ट पार्टी जो है प्री इंडिपेंडेंस इरा से चलती हुई आ रही है। ठीक है, वो भी प्री इंडिपेंडेंस इरा से चलती हुई आ रही है। ये पहले कांग्रेस के विथिन ही थी, कांग्रेस के विथिन ही होल्ड थी, कांग्रेस का एक फैक्शन था। फैक्शन आप आगे पढ़ोगे कि कांग्रेस के विथिन जो भी ग्रुप्स थे उनको फैक्शन कहा जाता था। आप देखोगे कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस की ही पार्टी थी। कांग्रेस के विथिन फॉर्म हुई 1934 में। ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स थे जो कि रेडिकल और इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते थे, इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे। मतलब रेडिकल मतलब जल्दी से चेंज लाना, और इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी, इक्वल कांग्रेस चाहते थे। तो 1934 में ये कांग्रेस के विथिन ही थी। 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन इमेंड हुआ फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी पार्टनरशिप, और इसके वजह से सोशलिस्ट पार्टी सेपरेट हो गई थी कांग्रेस पार्टी से 1948 में। तो अगर हम सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का ही पार्ट थी। कांग्रेस के विथिन ही सोशलिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती थी। कांग्रेस में 1934 में ये कांग्रेस पार्टी के विथिन थी, 1948 में ये क्या हो गई, ये सेपरेट हो गई थी कांग्रेस पार्टी से। पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस था उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ सपोर्टर्स को, बट पार्टी अब अलग हो चुकी थी और वो इलेक्टोरल सक्सेस नहीं पा सकती थी कुछ फ्यू पॉकेट्स में। अब सोशलिस्ट की आइडियोलॉजीज क्या थी यहाँ देख लेते हैं हम। तो जो सोशलिस्ट थे वो आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं कांग्रेस और एज वेल एज कम्युनिस्ट से। तो सोशलिस्ट जो थे ना वो डेमोक्रेटिकनेस और सोशलिज्म में बिलीव करते थे, जिसकी वजह से ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों पार्टी से अलग थे। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस को क्यों क्रिटिसाइज करती थी, वो ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी कैपिटलिस्ट को प्रमोट करती है। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्या है, प्राइवेट कंट्रीज, प्राइवेट ओनरशिप, बाहर वालों को दे दो, ओनरशिप क्या होगी, स्टेट के हाथ में नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप है। तो कांग्रेस क्या थी, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती थी, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी उसे क्रिटिसाइज करती थी। बट जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो एक डिलेमा में भी फंसी हुई थी। क्या था, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, एक चीज और याद रखना कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो वर्कर्स को बहुत ज्यादा मतलब वर्कर्स के साथ फेवर में थी, और ये देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी इग्नोर कर देती थी वर्कर्स और पीजेंट्स को। तो इसलिए भी कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज होती थी बाय सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी अपने आप को एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव कांग्रेस का नहीं दिखा पाया था, क्योंकि जब 1950 में कांग्रेस ने डिक्लेयर करा कि वो सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट करेगी, तो फिर वो अपना एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं दिखा पाया। कि जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही कह दिया कि भाई हम तो सोशलिस्ट फीचर्स को भी प्रेजेंट करेंगे, तो फिर क्या हुआ, फिर तो सोशलिस्ट पार्टी एक अल्टरनेटिव बन ही नहीं सकती। अगर कांग्रेस पार्टी कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करके चलती तो फिर बन सकती थी, बट अब वो नहीं बन सकती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो सोशलिस्ट पैटर्न्स को अपॉइंट करेगी। अब इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, तो लीडर्स कौन कौन से थे, राम मनोहर लोहिया थे, अशोक मेहता थे। ठीक है, और अभी थे, और हम देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया और जो है हमारे अशोक मेहता, और यहाँ पे आचार्य जो नरेंद्र थे, ये फ्रीडम फाइटर थे और प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशल पार्टी के। मतलब फाउंड किसने किया, आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, अब देखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी के बहुत ज़्यादा स्प्लिट्स और यूनियंस हुए थे, जिसमें सबसे पहले किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और यहाँ पे हमें 2-4 लीडर्स के और नाम दे दिए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पत्रवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. जोशी। आप सिर्फ 3-4 लीडर्स के नाम याद कर लो, 3-4। वैसे तो आपको सबके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि लीडर्स का पूछ लेते हैं कि ये लीडर है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार आप अच्छे से नाम याद कर लोगे, आप एक टेबल फॉर्म कर लो तो उससे अच्छे से हो जाता है। मेनी पार्टीज लाइक समाजवादी राष्ट्रीय दल,
एंड जनता दल ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द सोशलिस्ट पार्टी। तो बहुत सारी जो पार्टीज थी, जैसे जनता दल हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, समाजवादी पार्टीज हो गई, वो सोशलिस्ट पार्टी से निकल के आई है। सोशलिस्ट पार्टी जो है ना बहुत तरीके से स्प्लिट हुई है, जिसमें क्या था, देखो इसमें आप देखोगे कि सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसमें जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसमें सबसे पहले किसान मजदूर प्रजा पार्टी आई, सोशलिस्ट पार्टी है। फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, फिर आया हमारा जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो ये 3 बार ये स्प्लिट हो गई थी। तो ये देखा गया कि सोशलिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा स्प्लिट भी हुई है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अब आप बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको याद है कि नहीं। अब नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस का मतलब है कि कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर कैसा था। अब अभी आप पढ़ोगे कि कैसे रेनबो की तरह था, वो आप पूरा पढ़ लोगे इसमें। तो अगर हम बात करें कि इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने डोमिनेंस एक पार्टी की फेस करी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि डोमिनेंस फेस कर रही थी, बट जो इंडिया थी ना वो और कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस से थोड़ी अलग थी। वो कैसे थी कि जो इंडिया का जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो इलेक्टोरल सिस्टम से, डेमोक्रेसी से आया था, बल्कि और कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स थे या एक ही सिंगल पार्टी का रूल है। तो ये सब है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे हमें दे रखा है, ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बताया हुआ है कि जैसे कंट्रीज थी चाइना, क्यूबा, सीरिया, इसमें सिर्फ सिंगल पार्टी ही थी। तो भैया जब सिंगल पार्टी है तो भैया तुम मल्टी पार्टी है ही नहीं, तो फिर एक पार्टी का ही डोमिनेंस रहेगा जब सिंगल पार्टी है। तो वैसे ही कंट्रीज जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट हो गया, यहाँ पे भी इफेक्टिवली वन पार्टी सिस्टम थी, क्योंकि लीगल और मिलिट्री मेजर्स की वजह से। मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, ये भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। अब ये जो 4-5 हमने कंट्रीज पढ़ी, चाइना, क्यूबा, सीरिया, जहाँ पे सिंगल पार्टी थी, एंड देन हमारा म्यांमार, बेलारूस और इजिप्ट जहाँ पे सिंगल पार्टी थी लीगल और मिलिट्री मेजर्स की वजह से, और साउथ कोरिया, ताइवान में भी हम देखते हैं, मैक्सिको में भी कि एक ही डोमिनेंट स्टेट था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि हमारी कंट्री में और इनकी कंट्री में और कंट्रीज में एक डिफरेंस ये था कि और कंट्रीज में एक ही पार्टी थी और इसलिए वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही थी, पर हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्टीज होती, वो भी एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी। वो हमने रीजंस देख लिया कि क्यों डोमिनेट करती थी, जो अभी आगे हम पढ़ के आए थे कि रीजंस क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया इंडिया के विद इन। अब जो रूट्स हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वो लेगेसी से चलते आ रहे हैं भाई, फ्रीडम स्ट्रगल से चलती आ रही थी ये पार्टी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वो रहा, और कांग्रेस को इनहेरिटर भी माना जाता था। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे कि कांग्रेस जो है बहुत दबदबा रहा, कांग्रेस डोमिनेट करती रही, क्योंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी। जब तक किसी पार्टी ने अपने कैंपेन मतलब ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था, जब तक तो उसने स्टार्ट भी कर दिए थे, ठीक है, बहुत जगह पहुँच भी गया था। तो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी पार्टीज इंडिपेंडेंस के दौरान बन चुकी थी, फिर भी कांग्रेस का फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज था। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक क्यों? ओल्डेस्ट पार्टी थी, तो सबसे पहली पार्टी थी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, पहले ही कैंपेन्स बना लिए थे, एक ऐसी पार्टी थी जो कि ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेडेड थी। ये एक कारण था कि कांग्रेस का डोमिनेंस हमारी कंट्री में रहा, ठीक है। अब कांग्रेस अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस के नेचर की बात करें कि कांग्रेस के नेचर की, तो कांग्रेस का नेचर एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोहेलिशन भी है। इसमें आप बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आप यही देखोगे कि कैसे कांग्रेस के विथिन ही जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एग्जिस्ट करती थी। इसी को कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस सिस्टम क्या है, तो कांग्रेस सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसमें कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी और कांग्रेस ही अपोजिशन पार्टीज है। क्यों? क्योंकि जो फैक्शनलिज्म थे वो उसी के विथिन रहते थे। अभी आप पढ़ोगे कि कैसे जो कांग्रेस है उसमें कांग्रेस सबको शो करता था। पार्टी होती क्यों है? पार्टी एक रिप्रेजेंटेटिव होती है ना। आप कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो पार्टी एक रिप्रेजेंटेशन होती है ना लोगों के, सिटीजन्स की। तो कांग्रेस जो थी वो जितने सिटीजन्स थे ना वो सबको ही रिप्रेजेंट करती थी। तो ये भी एक कारण था इसके दबदबा का, भाई वो सबको रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इमरजेंस हुआ अपोजिशन पार्टीज का, क्या फायदा था इमरजेंस होने का अपोजिशन पार्टीज के। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस है सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। आप पहले पढ़ के आए हो कि कैसे कांग्रेस इवॉल्व हुई अपने ओरिजिन से। वो एक, अब अगर आपको पता हो ना
तो देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कांग्रेस ना कोई पार्टी नहीं थी पहले, कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप था जो कि न्यूली एजुकेटेड और कमर्शियल क्लासेस के लिए था, ठीक है, कमर्शियल क्लासेस का था। तो दिस लेड द बेसिस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी और सब्सिक्वेंट डोमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि 1855 में कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, सबसे पहले एक प्रेशर ग्रुप था, ठीक है। इसमें जो न्यूली एजुकेटेड लोग थे या प्रोफेशनल या कमर्शियल क्लासेस थे उनके लिए एक मास मूवमेंट था। अब सब्सिक्वेंटली इसने अपना दबदबा बनाया पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल पार्टी बन गई और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत अच्छा डोमिनेंस करने लगी। जो कांग्रेस थी वो एक पार्टी जो थी, एक ऐसी पार्टी थी जो कि डोमिनेट करती थी बाय इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, अपर कास्ट के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, अर्बन एलाइट्स हैं, ये जो है इस प्रेशर ग्रुप में आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, हर सिविल डिसोबीडियंस में इसका जो सोशल बेस था वो बढ़ता चला गया। पहले जो थे इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास अपर मिडिल क्लास लोग थे, अब क्या हुआ इसमें डाइवर्स ग्रुप आने लगे, जैसे पीजेंट्स आने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगे, अर्बन डिवेलर्स आने लगे, विलेजर्स आने लगे। तो आपने क्या देखा कि लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों ही एक पार्टी के विद इन रह रही हैं, तो उसकी लीडरशिप भी बढ़ गई और इंडिपेंडेंस के समय पे ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन बन गई, क्योंकि सोसाइटी के हर तरीके के लोग विद इन द कांग्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक सोशल कोलिशन हो गया और रेनबो जैसा स्ट्रक्चर इसने फॉर्म कर लिया। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई ना कांग्रेस के विद इन ही। कांग्रेस एक पार्टी है जिसमें डिफरेंट तरीके के लोग रह रहे हैं, अपर क्लास रह रही है, लोअर मिडिल क्लास रह रही है, लोअर क्लास रह रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट रह रहे हैं, पीजेंट्स रह रहे हैं, आर्टिजन्स रह रहे हैं, सभी एक ही पार्टी के विद इन। तो ये था एक कांग्रेस का सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन, ठीक है। और ये भी देखा गया कि ये जो ग्रुप्स थे ना ये कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गए थे, तो वेरी ऑफन वो एग्जिस्ट ही कांग्रेस के विथिन कर रहे थे, कांग्रेस को होल्ड कर रहे थे। तो इस तरीके में कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आइडियोलॉजिकल सोशल कोएलिशन तो हो गया कि डिफरेंट सोसाइटी के रेजिमेंट्स को ये अपने विथिन होल्ड करके चल रहा है, पीजेंट्स को होल्ड कर रहा है, आर्टिजन्स को होल्ड कर रहा है, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, रिच एलाइट्स को, इंग्लिश स्पीकिंग लोग को, इसलिए ये सोशल कोएलिशन हो गया। आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्या हुआ, अब भाई ये डिफरेंट सोसाइटीज के लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, कांग्रेस के विथिन ही एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनकी आइडियोलॉजीज भी तो कांग्रेस के विथिन ही आ गई, तो कांग्रेस के विथिन ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज आ गई, जैसे रिवॉल्यूशनरीज एंड पैसिफिस्ट, रिवॉल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, राइट लेफ्ट, ये सब सारे शेड जो सेंटर के थे, एक आइडियोलॉजिकल जो भी डिस्टिंग्विशमेंट्स होती हैं वो एक ही कांग्रेस के विथिन इस्टेब्लिश हो गई। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक प्लेटफॉर्म थी न्यूमरस ग्रुप्स का, न्यूमरस इंटरेस्ट का, न्यूमरस लोगों का। तो एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें सोशल कोएलिशन भी और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी है। यहाँ पे हमें कम्युनिस्ट पार्टी को दे रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी का बताया हुआ है। अभी हम पहले ये फैक्शनलिज्म पढ़ लेते हैं, फिर हम कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ के बारे में देख लेंगे, ठीक है। अभी आप ये भी देखोगे कि ये जो लोग थे ये मर्ज हुए और बाद में जाके ये सेपरेट भी हो गए। जैसे अभी हम सोशलिस्ट पार्टी का पढ़ के आए कि 1934 में ये कांग्रेस के विथिन था, 1948 में सेपरेट हो गया था सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी पहले तो कांग्रेस का ही पार्ट था ना, लेटर वो बाद में जाके सेपरेट हो गया, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स के कारण। क्योंकि देखा था कि कैसे क्रिटिसाइज भी किया कि कैपिटलिज्म सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है, डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट पैटर्न्स को, तो इसलिए आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स के कारण सेपरेट हो गए थे। ये भी हमने अभी हम पढ़ के आए हैं, तो कैसे रिलेट करना है चीज़ों को ये भी आपको याद होना चाहिए। टॉलरेंस मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, कि कैसे कांग्रेस के पार्टी के विद इन डिफरेंट सोशल कोएलिशन वाले लोग रह रहे हैं एंड कैसे एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं और कैसे ये डिफरेंट ग्रुप्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। फैक्शंस का मतलब हो गया ग्रुप। तो कोएलिशन लाइक करेक्टर था कांग्रेस का, इसके वजह से एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ भी थी, ठीक है। तो देखो कोएलिशन लाइक करेक्टर था हमारे कांग्रेस का। फर्स्टली कोएलिशन में सब लोग आ रहे थे, जो भी ज्वाइन कर रहा है वो उसके अंदर आ जा रहा है। और अगर कोएलिशन है तो कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, मतलब रेवोल्यूशनरी और पैसिफिस्ट दो आइडियोलॉजीज है, तो आप सिर्फ पैसिफिस्ट को ही नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि एक पार्टी के अंदर रिवॉल्यूशनरीज भी तो रह रहे हैं। ये लेफ्ट एंड राइट आपकी आइडियोलॉजी है, तो आप सिर्फ राइट वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट भी आपके विथिन ही इंग्रॉस कर रही है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन में आप नहीं पहुंच सकते थे। तो कैसे पहला टॉलरेशन क्या हो रहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि लोगों के बीच में बैलेंस बना हुआ थ्रू इंक्लूसिवनेस, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस ला रहे हैं अपने अंदर। ये हॉलमार्क थे कोएलिशन के। ये पता है कि कांग्रेस पार्टी एक कोएलिशन लाइक स्ट्रक्चर में मेंटेन थी।
अब हमने ये देखा गया कि क्योंकि कोalition लाइक स्ट्रक्चर थे, एक पार्टी के विद इन ही डिफरेंट तरीके के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो किसी एक्सट्रीम पोजीशंस पे तो हम जा नहीं सकते, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस को कैसे बना रहे हैं? इंक्लूसिवनेस को लाके, कॉम्प्रोमाइज करके, टॉलरेट करके। ये जो स्ट्रैटेजी थी, इसके वजह से अपोजिशन को डिफिकल्टी फेस हो रही थी। क्यों डिफिकल्टी फेस हो रही थी? फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी अपनी बात को एकदम बढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के विथ इन ही होल्ड कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है पार्ट नहीं थी, बट फिर भी एक एग्जाम्पल की तरह हम देख लें तो ठीक है। इसलिए तो पहली जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि आप एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जा सकते, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे और क्या करोगे? इंक्लूसिवनेस को होल्ड करोगे। ये हॉलमार्क थे कोalition के। सेकेंडली अगर पार्टी इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ कोalition देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। आपको टॉलरेट करना आना चाहिए इंटरनल डिफरेंसेस में। जब एक ही पार्टी के विद इन डिफरेंट कैटेगरीज के लोग रह रहे हैं, तो इन सब लोगों को इंटरनल डिफरेंसेस को क्या करना होगा? टॉलरेट करना होगा। तो ये था एक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वेरियस ग्रुप्स अकोमोडेट कर रहे थे। कांग्रेस दोनों चीज़ों का काम कर रही थी फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर आप देखोगे कि रूलिंग पार्टी भी इसी के अंदर है, अपोजिशन पार्टीज भी इसके अंदर ही हैं, तो पार्टी के अंदर रह के अगर वो दूसरे लोगों से लड़ते तो वो क्या थे? उसी पार्टी के पार्ट बन जाते। बट उन्होंने सोचा कि अपोजिशन बनेंगे, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर देंगे। ये जो ग्रुप्स थे पार्टीज के, कांग्रेस पार्टी के विथ इन जो ग्रुप थे, तो वो तो फैक्शंस कहलाते थे। फैक्शंस मतलब ग्रुप जो पार्टीज का, जैसे ये कांग्रेस पार्टी है, अब इसमें डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो है डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये जो डिफरेंट पार्टीज हैं ये क्या हो गई? ये एक तरीके से फैक्शन हो गई। अब द कोalitional नेचर ऑफ द कांग्रेस टॉलरेटेड इनफैक्ट इंकरेज वेरियस फैक्शंस। तो ये जो कोalition फैक्टर था, ये कोalition जो सिस्टम था, नेचर था कांग्रेस का, उसकी वजह से वेरियस फैक्शंस इंकरेज होते थे, टॉलरेट भी करते थे। एंड ये जो फैक्शंस थे आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस पे बेस्ड थे, बट वेरी ऑफन ये जो पर्सनल एम्बिशंस और राइवलरीज भी थी इनके बीच में। मतलब ये फैक्शन है, ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है ये आइडियोलॉजिकल, इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंस है, दूसरी जो फैक्शनलिज्म है उसकी आइडियोलॉजी अलग है। बट ये देखा गया कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स के साथ साथ एक पर्सनल राइवलरी और पर्सनल एम्बिशंस भी थे, ठीक है, लोगों के। अब यहाँ देखो तो क्योंकि पार्टी के विथ इन ही इतने सारे फैक्शंस थे जो कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इसका मतलब ये भी था कि लीडर्स को डिफरेंट व्यूज को रिप्रेजेंट करना था। तो बहुत सारी स्टेट यूनिट जो थी कांग्रेस की, वो न्यूमरस फैक्शंस की बनी हुई थी। फैक्शंस में आइडियोलॉजिकल पोजीशन कांग्रेस को ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बना दिया। ये जो आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था और ये सोशल कोएलिशन था, ये भी बेनिफिट कर रहा था कांग्रेस को। कैसे? क्योंकि कांग्रेस एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई थी। अदर पार्टीज जो अटेम्प्ट कर रही थी इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पार्टीज तो विथ इन ही उसके हैं, तो अल्टरनेटिव नहीं हो पा रही थी ये रूलिंग पार्टी की। इंस्टेंट वो कॉन्स्टिट्यूएंटली, क्योंकि क्या था, देखो ये कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी के विथ इन ही, अब जैसे एक क्लास है, एक क्लास के विथ इन बच्चे रह रहे हैं। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, एक क्लास है। अब एक क्लास में डिफरेंट बच्चे, जब अलग अलग बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो अगर वो एक साथ हैं, एक ही क्लास में हैं, तो वो एक दूसरे को पर्सनली क्रिटिसाइज कर लेंगे, ठीक है। बट अगर उनके सेक्शंस बढ़ जाएंगे तो वो अलग बट जाएंगे, तो वो एक दूसरे को खुले तरीके से अपने आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे। बट जब वो उसी के कंट्रोल में है, एक लीडर है, जैसे मॉनिटर है, आप फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि एक क्लास में मॉनिटर है। अब इस मॉनिटर ये मैम का फेवरेट है, इसकी आप बात नहीं मानोगे तो आपको बहुत डांट पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या हो, इसकी क्लास के अंडर आते हो, ये आपका लीडर है, क्योंकि आप इसके अंडर आते हो तो आप इसको खुले क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट अगर जब आप इसकी क्लास से दूर हटके आप दूसरी क्लास में आ जाओगे तो आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो यही सिचुएशन चल रही थी कि पार्टीज क्या थी, उसी के विथ इन रह के, कांग्रेस के विथ इन रह के कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही हैं। फैक्शन बैलेंसिंग मैकेनिज्म भी थोड़ा सा हिलता डुलता देखा। फिर ये देखा कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बढ़ने लगे, और फिर ये देखा कि कांग्रेस जो सिस्टम डिस्क्राइब किया गया था कि इसमें ये देखा गया कि कांग्रेस के विथ इन ही लोग रह रहे हैं, कांग्रेस के विथ इन ही ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस सिस्टम एक बन गया था जिसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही कांग्रेस है। अब बाद में आप देखोगे कि कैसे अपोजिशन पार्टी का इमरजेंस हुआ, जो कि कांग्रेस से हट के डिफरेंट पार्टीज आने लगी। बट पहले क्या था कि कांग्रेस के विथ इन अपोजिशन पार्टी भी है और कांग्रेस के विथ इन रूलिंग पार्टी भी है। तो ये है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि
अब इमरजेंस ऑफ लोग पढ़ने वाले हैं इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज वाला टॉपिक। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे जो है अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हुई। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी ना, वो 1952 के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उससे पहले से अपोजिशन पार्टीज चलती हुई आ रही थी। अब ये जो इम्पोर्टेंट मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए 1952 में, और 1952 से पहले से ही कुछ कुछ पार्टीज थी जो इमर्ज हो चुकी थी। एंड ये जो पार्टीज थी, ये जो सम ऑफ द ये जो अपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया 60 और 70s की पार्टी पॉलिटिक्स में। जो रूट हैं वो नॉन कांग्रेस पार्टी की थी। जो भी अपोजिशन पार्टी थी दे वर नॉन कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस के विथ इन होल्ड नहीं करती थी। दे वर डिफरेंट फ्रॉम मतलब कांग्रेस पार्टी से डिफरेंट थी। एंड हम आज उन्हें एक या दो अपोजिशन पार्टीज मान सकते हैं कि उस समय पे एक या दो अपोजिशन पार्टीज होती होंगी। ये जितनी भी पार्टीज थी, ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज सक्सीड इन गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, जब कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो क्या देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज थी ये क्या कर रही थी, ये लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज थी उसमें उनको एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा था। टोकन रिप्रेजेंटेशन बोला गया है कि एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ही उनको मिल पा रहा था। फिर भी उनका प्रेजेंस होना, उनका होना, अपोजिशन पार्टीज का होना इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बना के रखने का, अगर एक अपोजिशन पार्टीज नहीं होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंगल पार्टी हो जाती, यहाँ सिंगल पार्टी हो जाती। तो फिर जो हम कंट्रीज जो हम पढ़ के आए थे कि कैसे इंडिया की जो वन पार्टी सिस्टम था वो कैसे डिफरेंट था और अदर कंट्रीज से, तो इंडिया भी उससे मैच हो जाता। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज नहीं होती तो एक ही पार्टी होती, कांग्रेस पार्टी, और वो सिंगल पार्टी बन जाती, तो उसी का डोमिनेंस होता। बट हमारी कंट्री में अपोजिशन पार्टीज भी थी, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अपोजिशन पार्टीज़ ने। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ का काम क्या होता है, वो ये देखती हैं कि जो पार्टीज रूलिंग पावर में है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी छोटी से छोटी गलती को देखना जिससे उसको क्रिटिसाइज़ करा जा सके। क्रिटिसिज्म करती हैं अपोजिशन पार्टीज़। इसके वजह से क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी हैं वो अंडर चेक में रहती हैं। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी का भी एक चेक होना ज़रूरी है, अगर रूलिंग पार्टी चेक में नहीं रहती हैं तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी क्या कर सकती हैं, अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा सकती हैं कि हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप को वो क्या कर सकते हैं, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो डेमोक्रेसी को और सिस्टम्स में भी बदल सकती है। ठीक है, तो इसलिए भी एक चेक रखना ज़रूरी होता है, जो कि कौन करता है, अपोजिशन पार्टीज मेंटेन करती हैं डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम देखें अर्ली ईयर्स की बात करें तो अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दोज ऑफ द अपोजिशन। तो पहले के समय की बात बता रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज तो थी, पर अपोजिशन पार्टीज भी जो है कांग्रेस के लीडर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और कांग्रेस के लीडर्स भी अपोजिशन पार्टीज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो हम पढ़ के आए थे कि जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी जो कि रूल कर रही थी कंट्री को, डिक्लेरेशन के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जब हुए तो उसमें इन अपोजिशन लीडर्स को भी इंक्लूड किया गया। बट वही बात हो गई कि अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टीज दोनों पार्टीज एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। अब अपोजिशन लीडर्स कौन कौन से हो गए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इनकी जो कैबिनेट थी ये अपोजिशन पार्टीज थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तब, एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में भी ये जो थे अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ऑफन रिफर टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी एंड इन्वाइटेड सोशलिस्ट लीडर्स। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, अभी हमने फर्स्ट लाइन पे ही पढ़ा कि अर्ली ईयर्स में क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी लीडर्स के बीच में। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में हमने ये देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी क्या करते थे, उन्होंने बहुत बार बताया है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सोशलिस्ट पार्टी को, और उन्होंने इनवाइट किया था सोशलिस्ट पार्टी को कि वो सबमर्ज हो जाएं कांग्रेस के साथ, जिसमें जयप्रकाश नारायण। तो मतलब एक काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप चल रहा है इनके बीच में। अगर हम देखें तो अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी का नहीं रिलेशन चल रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप चल रहा है। वो अपनी फॉन्डनेस बता रहे हैं उन्हें कि हम आपको पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एडवर्सरीज चल रही थी और रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के प्रति, जिसकी वजह से जो थी कंपटीशन उतना इंटेंस नहीं हो पाया था। बट लेटर फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के बाद हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के विथ इन ही प्रॉब्लम्स आने लगी। सिंडिकेट का पढ़ोगे भी आगे वाले चैप्टर्स में, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई थी। अभी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फेज था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था।
क्यों था? एक तो इंक्लूसिव कैरेक्टर था नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि कांग्रेस क्या थी, वो एक इंक्लूसिव कैरेक्टर शो कर रही थी और डिफरेंट सेक्शंस के ग्रुप्स के लोगों को, इंटरेस्ट को क्या कर रही थी, एक साथ इमर्ज करके, एक साथ इंक्लूड करके सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्रिएट किया कांग्रेस ने। तो जो की रोल है कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके वजह से वो सब सारी पार्टीज से यूनिक थी, इसलिए उसका एक डोमिनेंस था। और कांग्रेस सारे इंटरेस्ट, सारे लोगों के एस्पिरेंट्स, जो उनकी डिमांड्स थी, पॉलिटिकल पावर्स की भी जो डिमांड्स थी, जो उनके एस्पिरेशंस थे, लोगों की एस्पिरेशंस के वजह से उसको एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिला। थस जो कांग्रेस डोमिनेंस था वो एक ही फेस जो है पॉलिटिक्स का, उसमें उसने डोमिनेट किया कांग्रेस पार्टी ने। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वो है, जो हमारी दो पार्टीज़ का दे रखा है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी और जो हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अर्ली 1920s में कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडिया में। क्यों? जो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, एंड सोशलिज्म को एडवोकेट करके उसके बाद ही इमर्ज हुई थी। तो 1920s में इमर्ज हुई इंडिया में। 1930 में कम्युनिस्ट ने मेनली वर्क किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और फिर उसने सेपरेट हो गई थी वो, मतलब अपने वेज दूसरे रास्ते में उसने दूसरा रास्ता उसने ज्वाइन करा, कांग्रेस का साथ ज्वाइन नहीं किया। 1941 में डिफरेंट हो गई, अलग पार्टी बन गई। और जब कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को वॉर में अगेंस्ट नाजी जर्मनी, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी जैसे सीपीआई जैसे पार्टीज थी, तो जो सीपीआई थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश में क्या करेगी, नाजी जर्मनी का वॉर में सपोर्ट करेगी। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि बेसिक क्वेश्चन ये था कि नेचर इंडिपेंडेंस का कैसे है इंडिया का। मतलब बेसिकली आप देखो कि 1920s में इमर्ज हुए, 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, फिर 1941 में सेपरेट भी हो गए। फिर हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी में हमने देखा कि ट्रांसफ़र हो गया, पार्टी में पावर का ट्रांसफ़र हुआ 1947 में, और ये ट्रूली इंडिपेंडेंस नहीं थे। इन्होंने क्या किया, वायलेंस इंकरेज किया तेलंगाना में। कम्युनिस्ट फेल हो गई थी कि वो पॉपुलर सपोर्ट जो है गेन कर पाए और अपनी पोजीशन को बचा पाए, बट उसकी पोजीशन हट गई थी क्योंकि आर्म फोर्सेस के थ्रू इसकी पोजीशन को क्रश कर दिया गया था और उनको फोर्स किया गया था कि वो अपनी पोजीशन को दोबारा से सोचे कि वो कौन सी पोजीशन में है। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वायलेंट रिवॉल्यूशन उसने तेलंगाना में स्टार्ट करवाया था वो छोड़ दिया। एंड सीपीआई ने, हमने देखा था कि जो सीपीआई के जो इलेक्शंस हुए थे, हमने देखा था ना कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 384 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 489, और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 16 सीट्स जीती थी लोकसभा के इलेक्शंस में। तो ये जो थी सीपीआई सबसे ज़्यादा संख्या वाली अपोजिशन पार्टी बनी थी जिसको सीट्स मिले थे। पार्टी ने सपोर्ट किया था, पार्टी का जो सपोर्ट था ना उसको आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला वाले एरिया में कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और अगर हम इसके लीडर्स की बात करें तो ए के गोपालन, ठीक है, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सौंदर्य, ये जो थे नोटेबल लीडर्स थे। लीडर्स का नाम याद रखना। और फिर इसका स्प्लिट कब हुआ था, मतलब कांग्रेस पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी से तो 1941 में वो हो गई थी, सेपरेट हो गई थी। और कांग्रेस पार्टी के विथिन ही जो कांग्रेस पार्टी खुद ही जो स्प्लिट हुई थी ना, वो 1964 में हुई थी। वो भी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था सोवियत यूनियन और चाइना में, और प्रो सोवियत फैक्शन सीपीआई में रहा, वाइल जो सीपीआई-एम थी वो चाइना को सपोर्ट करता था। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको एक बार चार्ट बना के दे देती हूँ, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो देखो 1920s में इंडिया में इमर्ज हुई। 1935 में क्या हुआ, 1935 में उसने क्या किया, कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करा। देन 1941 में कांग्रेस से सेपरेट हो गई, यहाँ पे आईएनसी के साथ ही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही थी। फिर 1941 में ये सेपरेट हो गई। अब देखो कि अब ये तो हुई थी कांग्रेस से सेपरेट हो गई 1941 में। और जब जो सीपीआई थी ना वो खुद दो पार्टीज़ में बढ़ गई थी, एक सीपीआई और सीपीआई-एम। सीपीआई मतलब
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट में। तो इसमें ये कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, बेसिकली कार्ल मार्क्स के मार्क्सिस्ट आइडिया को ये फॉलो कर रहे थे। तो सीपीआई खुद कब स्प्लिट हुई? सीपीआई स्प्लिट हुई थी 1964 में। तो सीपीआई में खुद जब बंटवारा आ गया, सीपीआई खुद 2 पार्ट में बट गई थी 1964 में। और कांग्रेस से कब अलग हुई? कांग्रेस से अलग हो गई थी 1941 में। अब जो सीपीआई थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सीपीआई में जो प्रो सोवियत फैक्शन था, जो सोवियत यूनियन को फॉलो कर रहा था, सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को मान रहा था। सोवियत यूनियन कौन सी आइडियोलॉजी को मानता था? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। तो जो सोवियत यूनियन वाला था वो सीपीआई के साथ रहा, और जो चाइना को सपोर्ट करने वाले थे वो सीपीआई एम में बट गए थे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का सेपरेशन हुआ था। ये याद, कम्युनिस्ट पार्टी का सेपरेशन हुआ था। ठीक है, ये हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी कब स्प्लिट हुई। अब भारतीय जनसंघ देख लेते हैं। तो भारतीय जनसंघ कब बनी थी? 1951 में बनी थी। श्यामा प्रसाद जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट बने, और इसकी लीनिएजेस जो हैं वो पहले से चलती आ रही है। मतलब भारतीय जनसंघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और फिर हिंदू महाभाषा, इनके बाद भारतीय जनसंघ बनी है। इसकी जो लीनिएजेस हैं वो पहले से चलती आ रही हैं, बट ये नई पार्टी बन के आई 1951 में। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, अब भारतीय जनसंघ हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय जनसंघ। अब जो जनसंघ था वो डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। जो भारतीय जनसंघ थी ना, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी और पार्टी से, क्योंकि ये एम्फेसाइज करते थे 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन। उनका मानना था कि जब यूनिटी होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड मॉडर्न प्रोग्रेसिव भी कब होंगे? जब एक यूनिटी होगी लोगों के बीच में। और वो चाहते थे कि अखंड भारत बने, इंडिया और पाकिस्तान रीयूनाइट हो जाएं, बट ऐसा तो नहीं हो सकता था। और पार्टी जो थी वो क्या करती थी? पार्टी इंग्लिश को रिप्लेस करना चाहती थी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती थी। बट फिर क्या हुआ था कि हिंदी को बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया था ना। जो साउथ के साइड वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी थी, तेलुगु थी, तो तमिल थी। ये जो लैंग्वेजेस थी इनका एक वो रोल कम हो जाता। तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि इनको जो पार्टी थी ये कंसिस्टेंटली एडवोकेट कर रही थी इंडिया के डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स को, स्पेशली जब चाइना ने अपने एटॉमिक टेस्ट्स करे थे ना 1964 में। आप अभी पढ़ोगे आगे वाले इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में आप पढ़ोगे कि कैसे जो चाइना जो था वो 5 कंट्रीज़ मिलके इन्होंने एटॉमिक टेस्ट करे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और उसके बाद एनएफटी पॉलिसी को इन्होंने डाल दिया था, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मानी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसमें उन्होंने जो है एडवोकेट किया था कि इंडिया खुद भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगी। चाइना ने कहा था कि अब हम 5 लोग बना चुके हैं, अब किसी को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए, बट इंडिया ने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट में इन्होंने भारतीय जनसंघ ने पार्ट लिया था। 1950s में भारतीय जनसंघ मार्जिन में रही इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, और ये इसने 3 लोकसभा सीट जीती, और 1952 में इसने 4 सीट जीती। 1950s में 3 सीट, 1952 के इलेक्शन में 4 सीट जीती। और अर्ली ईयर में उसको जो सपोर्ट मिला था अर्ली ईयर्स में वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से मिला था, क्योंकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रही थी। तो लैंग्वेज से भी सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं लोगों के। तो क्योंकि हिंदी को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रही थी, हिंदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, तो इसलिए हिंदी जो स्पीकिंग एरियाज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था भारतीय जनसंघ का, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और जो पार्टी के लीडर्स थे इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, बालराज माधोक। और भारतीय जनसंघ के जो रूट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनसंघ से ही आई है। तो एक चीज़ हमें ये पता चली कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी? आरएसएस थी, फिर हो गई हमारी भारतीय जनसंघ, एंड भारतीय जनसंघ के बाद हमारी बीजेपी भी इसी से आई है। तो ये 3 पार्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो दिस वाज आपका पूरा चैप्टर, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। एक बार ये वाली पिक्चर देख लो। तो इसमें वैसे पिक्चर की मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगी इस चैप्टर के। तो इसमें अभी आप देख लो कि कितने सारे लीडर्स हैं, आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं। नेहरू की कैबिनेट है, तो नेहरू जी की कैबिनेट जो थी इसमें जितने भी लीडर्स थे उनके नाम आप एक बार देख लेना, हो सकता है कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप एक बार ये देख लेना। और यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है कि किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, नेहरू जी और उनके कैबिनेट कलीग्स और अपोजिशन लीडर्स हैं। ठीक है,
जो अपोजिशन लीडर्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि पार्टी गिरे, बट पार्टी नहीं गिर रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये। और ये यही था आपके चैप्टर में, बस इतना ही है। आप एक बार चाहो तो ये लीडर्स वगैरह देख लेना एक बार। और नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हम पढ़ लिए थे, सोशलिस्ट पार्टी हमने पढ़ ली थी। सो दिस वाज ऑल योर चैप्टर, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर दे दूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और ऐसे ही रिलेटेड चैप्टर्स वीडियोस चाहिए तो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो।